दोस्तों, पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम और उसमें हमने जो कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम पढ़ लिया और उसमें हमने फूड भी पढ़ लिया। जो फूड एंड न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स भी आपके सिलेबस के अंदर है, तो वो टॉपिक हमने वहाँ पे छोड़ दिया था। तो आज हम उसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो विटामिन एंड खनिज आज का टॉपिक है हमारा। तो अगर खनिज की बात करें तो कई तत्व हमारे शरीर के जो अंग हैं उनकी क्रियाशीलता के लिए अनिवार्य होते हैं। तो वो खनिज क्या काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर? अंगों की क्रियाशीलता के अंदर सहायता करते हैं। तो जैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? जैसे कि कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए किसके लिए आवश्यक है? मांसपेशियों की गति के लिए। अगर शरीर में हमारे कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारे क्या होगा? मांसपेशियों की गति जो है रुक जाएगी। बच्चों में जैसे कैल्शियम की कमी होती है तो वो दीवार चाटने लग जाता है। तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स में से एक है। इसी तरह से कैल्शियम का यूज आता है रक्त का थक्का बनाने में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई रक्त का थक्का बनाने में कौन सा मिनरल यूज आता है, तो वो आता है हमारा कैल्शियम। हड्डियों की जो मजबूती के लिए भी कौन सा हमारा काम आता है? ये मिनरल कैल्शियम। तो कैल्शियम के कितने उपयोग हो गए हमारे? तीन। एक, हमारा कैल्शियम किसके लिए रिक्वायर्ड है? मांसपेशियों की गतिशीलता के लिए। दूसरा, रक्त का थक्का बनाने के लिए। तीसरा, हमारे हड्डियों के लिए। इसी तरह से जो हमारे मिनरल्स है आयरन। आयरन का उपयोग किस में आता है? हमारे बॉडी के अंदर रक्त यानी ब्लड और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किसकी जरूरत होती है? आयरन की। अगर किसी के बॉडी के अंदर अगर आयरन की कमी हो गई तो फिर उसका हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया तो फिर आदमी कोमा के अंदर भी जा सकता है। तो हमारे आयरन भी हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जो सोडियम और पोटेशियम, ये हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है, रक्त दाब होता है, उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें सोडियम और पोटेशियम की भी जरूरत होती है। तंत्रिका तंत्र जो हमारे बॉडी का है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो उसके लिए भी हमें जो सोडियम और पोटेशियम की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसी तरह से अगर सपोज करो कि अगर बॉडी के अंदर कॉपर की कमी हो जाए तो कॉपर की कमी होने पर बॉडी पे क्या हो जाता है? सफेद धब्बे बन जाते हैं, जिसको कौन सी बीमारी कहते हैं? ल्यूकोडर्मा बीमारी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे एक तरह से जो कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ल्यूकोडर्मा बीमारी के बारे में पूछा गया है, कॉपर की कमी से होती है। सोडियम और पोटेशियम हमारे जो है सोडियम और पोटेशियम हमारी तंत्रिका तंत्र की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। रक्त दाब को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। इसी तरह से आयरन हमारा रक्त या हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। कैल्शियम मांसपेशियों की गति के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए, हड्डियों के लिए हमारा आवश्यक है। अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन हमारे शरीर के अंदर परोक्ष रूप में कई क्रियाओं और कई अंगों की क्रियाशीलता के लिए क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को जो है दो भागों के अंदर बांटा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं या वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो तो है ए, डी, ई के, जिनका हमने देखा था कि भाई निर्माण इनका जो कलेक्शन कहाँ पर होता है? लीवर के अंदर। और जो कि जो जल के अंदर घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं? बी और सी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है भाई जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो वो है बी और सी। तो इनका जो जनरली क्या होता है? इनका कलेक्शन नहीं होता है, यानी इनका संग्रहण नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट विटामिन, उनके सोर्स के बारे में, उनकी कमी से होने वाली बीमारी के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए को अगर कोई बोलते हैं तो उसका दूसरा नाम है रेटिनोल, यानी विटामिन ए को और क्या कहा जाता है? आल्सो नोन एज ए रेटिनोल। और रेटिनोल कहाँ पे विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनोल भी कहते हैं। और जहां भी वसा होगा वहां पर ये क्या मिलेगा? उसके अंदर हमें क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए का सोर्स कौन कौन से हैं? गाजर है, टमाटर है, सुनहरा चावल है, दूध है, मांस है, मछली है, अंडा है। इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। और अगर विटामिन ए की अगर किसी व्यक्ति में कमी हो जाती है तो उसको फिर क्या है? रात के अंदर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, और उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग। इसी तरह से हम पढ़ते हैं विटामिन डी। हमने पढ़ा था ए, डी, ई के जो है वसा में घुलनशील है। तो दूसरा हम पढ़ रहे हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का दूसरा जो नाम है कैल्सीफेरोल के नाम से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई कैल्सीफेरोल जो विटामिन है कौन सा है? तो वो कौन सा है? विटामिन डी। और विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो एक तो मिलता है मांसाहार के अंदर, और दूसरा जो सूर्य प्रकाश की जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे भी इसका जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो अगर बच्चे को धूप में बिठाया जाता है तो धूप से भी हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। अगर किसी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों के अंदर अगर विटामिन डी की अगर कमी हो गई तो उनको क्या बीमारी हो जाती है? उसका नाम है रिकेट्स। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन
पूछे हुए हैं। इस बीमारी के अंदर बच्चों के क्या हो जाता है, पैर मुड़ जाता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से उनके क्या हो जाता है, जो हड्डियां हो जाती है वो भंगुर हो जाती है, बच्चों के जो पैर है वो क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। इसी तरह से एक बीमारी होती है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, होती है ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोमेलेसिया में क्या होता है कि जब अगर कोई लेडीज है, प्रेग्नेंट है, तो उसकी बॉडी का जो, प्रेगनेंसी के दौरान उसकी बॉडी का जो मैक्सिमम कैल्शियम है वो क्या बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है। इससे उसके अंदर, महिला के अंदर जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोमेलेसिया। अगर विटामिन डी की अगर कमी हो गई तो फिर जो है कैल्शियम का जो अवशोषण हमारी बॉडी नहीं हो पाता है, और हड्डियां या मांसपेशियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जो हमने रिकेट्स बीमारी के अंदर देखा था। एग्जाम्पल है इसका कि विटामिन डी की अगर किसी को कमी है या नहीं। अगर जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, अगर दौड़ने से अगर उनकी एडी के अंदर अगर दर्द होता है, तो इसका मतलब है उनको कौन सी कमी है, विटामिन डी की कमी से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा विटामिन ई। विटामिन ई को जो है एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि अगर विटामिन ए की अगर कमी नहीं है तो बुढ़ापा लेट से आता है। दूसरा, उसको ब्यूटी विटामिन भी कहता है, कि जिसमें विटामिन ई की मात्रा अच्छी है वो क्या होता है, सुंदर ज्यादा होता है। तो अगर विटामिन ई की अगर पर्याप्त है, तो जो हमारी वृद्धावस्था वो क्या आएगी, देरी से आएगी। क्योंकि ये क्या करता है, विटामिन ई शरीर के जो हमारे मुक्त मूलक हैं उनको क्या करता है, खत्म करता है, जो कि हमारे क्या करते हैं, शरीर का ऑक्सीकरण करते हैं। तो ये ऑक्सीकरण करने वाले मुक्त मूलकों को क्या कर देता है, विटामिन ई खत्म कर देता है, जिससे कि हमारी जो वृद्धावस्था क्या आती है, देरी से आती है, और हमारे बॉडी पे जो पिंपल्स बनते हैं वो पिंपल्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर इसकी, पुरुषों के अंदर अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, उससे नपुंसकता भी आ सकती है, क्योंकि शुक्राणु के भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो विटामिन ई को क्या बोलते हैं, एंटी एजिंग विटामिन या ब्यूटी विटामिन। अगर पर्याप्त है तो वृद्धावस्था देरी से आएगी, मुक्त मूलकों को खत्म करने, जो खत्म करता है, जिससे कि जो कि ऑक्सीकरण करते हैं बॉडी का, पिंपल्स नहीं बनते हैं। और पुरुषों में अगर कमी आ जाए तो शुक्राणु कम हो जाते हैं और नपुंसकता भी आ सकती है। अब विटामिन ए को अगर आप पीना चाहें, अगर बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके सोर्स क्या हैं। एक है ब्लैक टी, दूसरा है ग्रीन टी, और तीसरा है ताजे फल। अगर व्यक्ति इन चीजों का सेवन करता है तो विटामिन ए की उसको जो है प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट विटामिन के बारे में। विटामिन के का दूसरा नाम है फिल्लोक्विनोन, यानी विटामिन के आल्सो नोन एज फिल्लोक्विनोन। और ये विटामिन जो है पूरी तरह से मानव शरीर के अंदर बनता है, इसलिए इसकी कोई भी कमी नहीं होती है। ये हमने देखा था लीवर के अंदर जो है इसका जो है वो संश्लेषण होता है। तो विटामिन के हमारा कहाँ पर बनता है, मानव शरीर के अंदर ही बनता है, इसलिए इसकी कभी कोई कमी नहीं होती है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में, ये हम देख चुके। और इसकी मदद, किसकी आवश्यकता क्या है, विटामिन के किस काम में आता है, वो आता है रक्त का थक्का बनाने के अंदर सहायक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आरएस में पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन जो थे बी और सी। तो विटामिन बी को जो है थायमिन भी बोला जाता है, और इसके अंदर जो विटामिन बी 1, बी 2, बी 5, बी 6, बी 12, तो बी 12 जो होता है वो आयरन के अवशोषण के अंदर सहायक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा हुआ है। तो भाई विटामिन बी 12 क्या करता है, आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। जब आयरन की अगर कमी नहीं होगी तो फिर हीमोग्लोबिन की भी कमी नहीं होगी, और आयरन की कमी होगी तो फिर हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। तो आयरन के अवशोषण में सहायक है, जो कि एक तरह से क्या करता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के अंदर हमारी सहायता करता है। अगर मान लो अगर विटामिन बी 12 की क्या होगी, कमी होगी, कमी क्या होगी, मतलब क्या हो गया, उसको एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया का मतलब हो गया उसमें हीमोग्लोबिन की क्या होगी, कमी होगी। तो विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। इसी तरह से अगर बात करें विटामिन सी, तो विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी जो भी खट्टा पदार्थ होता है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, विटामिन सी। तो विटामिन सी का सोर्स क्या है, खट्टे पदार्थ है, जैसे कि आंवला है, इमली है, नींबू है आदि। और अगर विटामिन सी की कमी हो गई, कमी से बीमारी कौन सी होती है, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि अगर व्यक्ति को एक बार अगर कोई चोट लग गई तो उसका जो घाव है वो जल्दी नहीं बढ़ता है। और ये एकमात्र ऐसा इकलौता विटामिन है जो कि मांसाहार के अंदर और दूध के अंदर जो है नहीं मिलता है। यानी बाकी सारे विटामिन जो है मांसाहार के अंदर मिल जाते हैं या दूध में मिल जाते हैं, लेकिन मांसाहार दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो वो है विटामिन सी। और ये हमारे क्या काम करता है, हेल्प क्या करता है, शरीर के अंदर घाव बढ़ने के अंदर हमारी मदद करता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, जुड़ी हुई बीमारियां हैं। तो पाचन तंत्र में अगर मान लो कि आपने भोजन की ओवर ईटिंग हो गई,
तो भोजन की अधिकता से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? पहला, मोटापा बढ़ सकता है। मोटापे की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, हाई आपका ब्लड प्रेशर रह सकता है, मांसपेशियों की जो गतिशीलता के अंदर कमी आ जाएगी क्योंकि आप उठ के चल ही नहीं पाओगे। तो भोजन एक मेल व्यक्ति के लिए जो है, एडल्ट मेल, उसके लिए 2800 कैलोरी पर डे होना चाहिए और फीमेल के लिए कम से कम 2400 किलो कैलोरी पर डे होना चाहिए। इसी तरह से बात करें तो होगी भोजन की अधिकता से होने वाली बीमारी। क्या बात है, हम पढ़ते हैं प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। अगर शरीर के अंदर हमारे प्रोटीन नहीं मिला, हमने दाल वगैरह ये नहीं खाई, तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो एक प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है मरासमस, जो कि क्या होती है, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होती है। तो 1 वर्ष से कम आयु में जिन बच्चों में भी है तो उनका क्या हो जाता है, फिर शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। और इस बीमारी को जो एक बार हो गई तो फिर पूर्ण रूप से सुधारा नहीं जा सकता। और इसका कारण क्या होता है, प्रोटीन की कमी, क्योंकि 1 साल से कम बच्चों में तो उसको प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? मम्मी के दूध से। तो माता के, इसका मतलब क्या हो गया, अगर बच्चे को ये बीमारी है तो इसका मतलब है कि उसकी माता के दूध के अंदर जो है प्रोटीन की कमी है। और अगर किसी व्यक्ति माता के दूध में अगर प्रोटीन की कमी है तो इसका मतलब है उस देश के अंदर जो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि जिससे भी प्रोटीन मिलता है वो चीज वो नहीं खा पा रही है। तो इसका क्या पता पड़ता है कि देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी एक बीमारी होती है क्वाशियोरकर। यह क्या होती है, 1 साल से बड़े बच्चों के अंदर होती है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चों का पेट तो बाहर निकल जाता है और हाथ पैर क्या रह जाते हैं, पतले रह जाते हैं। तो इसको जो है कि हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन देकर इसकी कमी को जो है दूर किया जा सकता है। आपके एग्जाम में टॉपिक दे रखा फूड एंड न्यूट्रिशन, तो आज हम ये पढ़ रहे हैं हम पूर्ण आहार और संतुलित आहार। तो पूर्ण आहार का तो मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा भोजन हो जिसके अंदर सभी एक तरह से पोषक तत्व उपस्थित हो, उसको क्या हम बोलते हैं, पूर्ण आहार। जैसे कि भाई दूध है, सोयाबीन है। और संतुलित आहार उसको बोलते हैं ऐसा भोजन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट, उनका रेशियो किस में हो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4:1:1 में हो, तो उसको हम संतुलित आहार कहलाता है। और अगर की दूसरी बुक है उनमें दे रखा है 5:1:1। तो पूर्ण आहार जो है वो तो कुपोषण से बेहतर माना जाता है, और जबकि संतुलित आहार है वो मोटापे के लिए लाभदायक होता है। अगर कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है, खाने में ओवर ईटिंग हो रही है, तो उसको संतुलित आहार यूज करना चाहिए ताकि वो सब चीजों को उस प्रॉपर रेशो के अंदर खा सके। और पूर्ण आहार किसके में काम में आता है, कुपोषण के अंदर बेहतर माना जाता है। तो आज के लिए ये इतना ही। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।